जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, समंदर बिल्कुल सियाह है, हवा तेज चल रही है, लकड़ी के जहाज की दीवारें चरचरा रही हैं और कहीं दूर उफक के उस पार एक ऐसी जमीन मौजूद है जिसके बारे में यूरोप सदियों से सिर्फ कहानियां सुनता आया है। सोना, मसाले, रेशम, कीमती पत्थर, एक ऐसी सरजमीन जिसे कुछ लोग दौलत का मरकज कहते थे और कुछ लोग मशरक का ख्वाब। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दौलत बहती हो, जहां हर चीज कीमती हो, जहां पहुंचना ही ख्वाब हो। फिर एक दिन एक पुर्तगाली समंदरी मुसाफिर उसी ख्वाब के पीछे निकल पड़ता है, खतरनाक समंदरों को चीरता हुआ, नामालूम रास्तों पर चलता हुआ, और तारीख में लिख दिया जाता है कि उसने हिंदुस्तान दरियाफ्त किया। लेकिन असल सवाल ये है, क्या वाकई उसने हिंदुस्तान दरियाफ्त किया था, या ये सिर्फ एक ऐसी कहानी है जो बार बार दोहराई गई और आखिरकार सच मान ली गई? जरा रुक कर सोचें, अगर एक जमीन पहले से आबाद हो, जहां लोग रहते हों, जहां बाजार लगते हों, जहां जहाज आते जाते हों, जहां सदियों से तिजारत हो रही हो, तो क्या उसे दरियाफ्त कहा जा सकता है? आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम तारीख को सिर्फ सुनाते नहीं, उसके पीछे छुपे सच को भी सामने लाते हैं। हकीकत ये है, जब वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंचा तो ये कोई गुमशुदा जगह नहीं थी, ये कोई सुनसान जजीरा नहीं था, ये कोई नई दुनिया नहीं थी। ये दुनिया के सबसे जिंदा, सबसे अमीर और सबसे जुड़े हुए तिजारती मराकिज में से एक था। यहाँ की बंदरगाहें अरब ताजिरों को मालूम थीं, फारसी सौदागर यहाँ आते थे, अफ्रीका से ताल्लुकात थे और एशिया के अंदरूनी इलाकों तक उसकी रसाई मौजूद थी। मुलाबार का साहिल, गुजरात, बंगाल, दक्कन, ये सब एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा थे जहाँ सामान, लोग, ज़बानें, मज़ाहिब और ख़यालात सदियों से सफ़र कर रहे थे, जहाँ हर दिन नए जहाज आते थे, नए सौदे होते थे, नई कहानियां जन्म लेती थीं। तो फिर सवाल वही है, वास्को डी गामा ने आखिर दरियाफ्त किया क्या था? क्या उसने एक नई जमीन देखी या सिर्फ एक पुरानी दुनिया तक एक नया रास्ता तलाश किया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें यूरोप के दिल में जाना होगा, 15वीं सदी के उस यूरोप में जो एक अजीब दीवानगी में मुब्तला था। मसालों की दीवानगी, काली मिर्च, दार चीनी, लौंग, जायफल, आज ये आम चीजें लगती हैं, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ जायका नहीं थी, ये दौलत थी, ये ताकत थी, ये हैसियत थी। यूरोप के अमीर घराने, बादशाह और बड़े ताजिर इन मसालों के लिए बेचैन रहते थे, लेकिन मसला ये था कि ये मसाले सीधा यूरोप नहीं पहुंचते थे। इनके दरमियान कई रास्ते थे, कई हाथ थे, कई ताकतें थीं। हिंदुस्तान और मशरकी एशिया से निकलकर ये सामान अरब ताजिरों तक जाता था, फिर मिस्र के रास्ते गुजरता था और आखिर में वीनस जैसे यूरोपी मराकिज तक पहुंचता था। हर मरहले पर कीमत बढ़ जाती थी और यूरोप को महसूस होता था कि असल मुनाफा किसी और की जेब में जा रहा है। यही वो लम्हा था जहां से एक नया ख्वाब पैदा हुआ, एक सीधा रास्ता, ऐसा रास्ता जो किसी के कंट्रोल में ना हो, जो बीच के तमाम दरवाजों को खत्म कर दे और सीधा हिंदुस्तान तक पहुंच जाए। ये सिर्फ तिजारत नहीं थी, ये एक हिकमत अमली थी। पुर्तगाल ने फैसला किया कि वो समंदर के रास्ते खुद हिंदुस्तान तक पहुंचेगा, अरबों को पीछे छोड़कर, मिस्र को नजरअंदाज करके और हर उस ताकत को अबूर करके जो उस तिजारत के दरमियान खड़ी थी। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक मिशन था, एक रियासती मंसूबा जहां नक्शे बनाए जा रहे थे, सितारों को पढ़ा जा रहा था, हवाओं को समझा जा रहा था और समंदर को फतह करने की तैयारी हो रही थी। पुर्तगाल ने बरसों मेहनत की, अफ्रीका के साहिलों को नक्शे में उतारा, नए रास्ते तलाश किए। फिर एक दिन एक और नाम सामने आया, बार्थोलोमियो डियास। वो अफ्रीका के जनूबी सिरे तक पहुंचा और एक खतरनाक मोड़ अबूर किया, जिसे बाद में उम्मीद की नेक कैप कहा गया। अब रास्ता नामुमकिन नहीं रहा था, अब सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी था, एक ऐसा सफर जो तारीख बदल सकता था। पुर्तगाल को अब एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो समंदर से ना डरे, जो खतरे को कबूल करे, जो नामालूम को चैलेंज करे। और फिर तारीख एक नाम चुनती है, वास्को डी गामा। 1497 में वो लिस्बन से रवाना होता है, 4 जहाज, चंद 100 लोग, लेकिन असल बोझ इन जहाजों पर सामान का नहीं था, बल्कि एक पूरी सल्तनत की उम्मीद का था। ये सफर सिर्फ तिजारत के लिए नहीं था, इसमें सियासत थी, जासूसी थी और ताकत का ख्वाब भी। यूरोप के लिए हिंदुस्तान सिर्फ एक बाजार नहीं था, एक अलामत था, और अगर ये रास्ता खुल जाता तो सिर्फ दौलत नहीं मिलती, बल्कि दुनिया में इनकी हैसियत बदल जाती। ये सफर हरगिज आसान नहीं था। समुंदर सिर्फ पानी नहीं था, वो एक आजमाइश था, एक ऐसा मैदान जहां हर लम्हा मौत साथ चलती थी। बहरे ओकियानूस की वसत, अफ्रीका के लंबे चक्कर, खौफनाक तूफान, बीमारियां, भूख, पानी की कमी,
ये सब कुछ वास्को डी गामा के काफिले को रास्ते ही में तोड़ सकता था। उस जमाने में समंदरी सफर महज सफर नहीं होता था, वो जिंदगी और मौत के दरमियान एक खामोश मुआहिदा होता था। हर नया दिन ये यकीन नहीं देता था कि शाम तक इंसान जिंदा भी रहेगा या नहीं, लेकिन ये काफिला बढ़ता रहा, खतरात से गुजरता रहा और आखिरकार अफ्रीका के जनूबी किनारे को अबूर कर गया। फिर सफर मशरकी अफ्रीका की तरफ मुड़ गया। वो मोजम्बिक से गुजरा, मुम्बासा से गुजरा और फिर मालंदी जा पहुंचा। और यहीं कहानी का एक बहुत अहम रुख सामने आता है, वो रुख जिसे आम तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान का रास्ता अकेले नहीं ढूंढा था, वो अंधेरे में तैरता हुआ किसी मोजज़े से यहाँ नहीं पहुंचा था। उसने उस समंदरी दुनिया का सहारा लिया जो उससे पहले ही मौजूद थी। मकामी मल्लाह, इलाकाई रहनुमा, अरबों का बहरी इल्म और मून की हवाओं का तजुर्बा, ये सब उसके काम आया। यानी हकीकत ये है कि वो एक ऐसे निजाम में दाखिल हुआ जो पहले ही जिंदा था, जो पहले ही चल रहा था और जो सदियों से कायम था। फिर आखिरकार 1498 में वो कोलेक्ट पहुंचता है, जिसे आज हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं। और यही वो मकाम है जहां से वो मशहूर दावा पैदा होता है कि यूरोप से हिंदुस्तान का समंदरी रास्ता दरियाफ्त हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। ये हिंदुस्तान की दरियाफ्त नहीं थी, ये सिर्फ यूरोप से हिंदुस्तान तक एक सीधी समंदरी रसाई की दरियाफ्त थी। फर्क सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असल सच इसी फर्क के अंदर छुपा हुआ है। हिंदुस्तान को न उससे पहले दुनिया भूली हुई थी, न कोई उसके वजूद से बेखबर था। ये सरजमीन पहले ही मारूफ थी, आबाद थी, ताकतवर थी और तिजारत का बड़ा मरकज थी। इसीलिए ये कहना कि वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान दरियाफ्त किया दुरुस्त बात नहीं है। ज्यादा दुरुस्त ये होगा कि उसने यूरोप के लिए हिंदुस्तान तक समंदरी रास्ता कायम किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असल मंजर तो अब शुरू होता है। कोलेक्ट उस वक्त मलाबार के साहिल का एक जिंदा तिजारती मरकज था। यहाँ का हुक्मरान जमूरिन था और उसकी हुकूमत समुद्री तिजारत से जुड़ी हुई थी। कोलेक्ट एक ऐसी बंदरगाह थी जहां अरब ताजिर पहले ही मजबूत हैसियत रखते थे। जब वास्को डी गामा वहां पहुंचा तो शायद उसने सोचा होगा कि अब दरवाजे खुल जाएंगे, तिजारत शुरू हो जाएगी और पुर्तगाल का मिशन कामयाब हो जाएगा। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। सबसे पहला मसला तहजीब और सफारत का था। वास्को डी गामा जो तोहफे लेकर आया था वो कोलेक्ट के मेयार के मुताबिक बहुत मामूली थे। कुछ सस्ते कपड़े, चंद छोटी मोटी चीजें, जबकि यहाँ कीमती तोहफे, शानदार रिवायतें और बराबरी का सिफारती अंदाज बहुत अहम समझा जाता था। यानी पुर्तगाली काफिला खुद को जितना बड़ा समझ रहा था, मकामी दरबार की निगाह में वो इतना मुतासिर कुन नहीं था। दूसरा बड़ा मसला अरब ताजरों का था। वो सदियों से यहाँ मौजूद थे, उनके ताल्लुकात मजबूत थे, उनका निजाम गहरा था और अब उनके सामने एक नया काफिला खड़ा था जो सीधा उनके मुनाफे के बीच आना चाहता था। इसलिए ये सोचना कि वास्को डी गामा आया और सब ने उसे खुशी से कबूल कर लिया, ये हकीकत नहीं है। जमूरिन का किरदार भी यहाँ बहुत अहम था। वो न मुकम्मल तौर पर पुर्तगालियों के साथ था और न ही किसी एक ताकत के जेर असर। वो एक हुक्मरान था जो अपने मफाद, अपनी बंदरगाह और अपनी सियासत के मुताबिक फैसले कर रहा था। कोलेक्ट की ताकत इसी में थी कि वो सबके लिए खुला था, लेकिन किसी एक को इतनी ताकत देना कि पूरा निजाम बदल जाए, ये उसके लिए खतरनाक भी था। इसीलिए ताल्लुकात शुरू से ही सीधे नहीं थे, उनमें शक भी था, मौका भी था और अंदर ही अंदर टकराव भी। यहाँ एक और हकीकत समझना जरूरी है। वास्को डी गामा सिर्फ एक ताजिर नहीं था, वो एक बड़ी ताकत की नुमाइंदगी कर रहा था। पुर्तगाल का असल मकसद सिर्फ मसाले खरीदना नहीं था, वो कंट्रोल चाहते थे। वो चाहते थे कि समंदरी तिजारत उनके कब्जे में आ जाए और जब तिजारत में बराबरी ना मिले तो फिर ताकत इस्तेमाल की जाती है और यही आगे चलकर हुआ। वास्को डी गामा का पहला सफर अलामती तौर पर बहुत बड़ा था, लेकिन तिजारती तौर पर इतना कामयाब नहीं था। वो वापस जरूर गया, लेकिन एक यकीन के साथ कि रास्ता मिल चुका है, अब इस रास्ते को अपने कब्जे में लेना है। और फिर पुर्तगाल बार बार आया और आहिस्ता आहिस्ता मेहमान से ताकत बन गया। बाद में उनका अंदाज और भी सख्त हो गया। उन्होंने समंदरी रास्तों पर कब्जा करने की कोशिश की, जहाजों को रोका, ताकत का इस्तेमाल किया और मकसद सिर्फ एक था, मुनाफा और मुकम्मल कंट्रोल। ये वही लम्हा था जहां से तिजारत ताकत में बदलने लगी और समंदर एक मैदान बन गया। अब सवाल फिर वही है, क्या वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान दरियाफ्त किया था? अगर उसका मतलब ये है कि उसने पहली बार दुनिया को हिंदुस्तान से रोशनास कराया, तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान पहले ही दुनिया का एक बड़ा मरकज था। लेकिन अगर बात ये हो कि उसने यूरोप के लिए एक सीधा रास्ता खोला, तो फिर जवाब है हाँ। असल मसला यही है, आधा सच
जब मुकम्मल सच बन जाए तो तारीख बदल जाती है, और अक्सर तारीख वही लिखता है जिसके पास ताकत होती है। दरियाफ्त का लफ्ज भी अक्सर ताकत का होता है। जो काबिज होता है वही कहानी लिखता है। वास्को डी गामा ने कोई नई दुनिया पैदा नहीं की, उसने एक पुरानी दुनिया का दरवाजा खोला। लेकिन उस दरवाजे से सिर्फ तिजारत नहीं आई, ताकत आई, तशद्दुद आया और नौ आबादियाती दौर की इब्तिदा हुई। बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए और फिर बरतानवी भी। यानी ये सफर सिर्फ एक इंसान का सफर नहीं था, ये आने वाले दौर का आगाज था। सोचिए, जब पहली बार वो जहाज कलेक्ट के साहिल पर पहुंचे होंगे, किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये मंजर आने वाली सदियों को बदल लेगा। एक काफिला जो मसालिहों के लिए आया था, आहिस्ता आहिस्ता ताकत, कब्जा और जंग में बदल गया। तो अगली बार जब आप सुने कि वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान दरियाफ्त किया था, तो रुक कर सोचें, क्या वाकई या ये सिर्फ एक कहानी है जो ताकत ने लिखी है? असल हकीकत शायद ये है, उसने हिंदुस्तान को दरियाफ्त नहीं किया, उसने सिर्फ यूरोप के लिए एक रास्ता खोला। लेकिन उस रास्ते के साथ एक नई तारीख भी दाखिल हुई जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल गई। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।